सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। सर आजकल लोग जो भी हैं वो इम्यूनिटी की बात करते हैं। क्या ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिससे हम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं? तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम। सर एक छोटे को बच्चे को भी देखते हैं तो उसको खिलाने के लिए भी माताएं जो रहती है उनको मोबाइल दे देती है। आयुर्वेद बहुत बड़ा शब्द है, उसको मैं द आयुर्वेद कहूँगा। इम्यूनिटी बूस्टर में अश्वगंधा है, शतावरी है, अष्टवर्ग है, उसका विशेष ध्यान रखना आपको खाने में। सर आप खुद अपने लिए क्या दिनचर्या करते हैं और आप अपने जीवन में योग और प्राणायाम को कितना महत्व देते हैं? आयु का मतलब है जीवन और वेद का मतलब है ज्ञान। निदानम परिवर्तनम, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द संदीप शो में। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और आज हम मिलेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने इसको समझा और बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार जोशी और आप देख रहे हैं द संदीप शो। आज हमारे साथ एक आयुर्वेद में बहुत ही अनुभवी कंपाउंडर श्री सागरमल जी जोशी उपस्थित हैं। सर आपका द संदीप शो में बहुत बहुत ही स्वागत है। सर आप एक आयुर्वेदिक कंपाउंडर हैं और सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि आपने प्रारंभिक शिक्षा और आपकी पारिवारिक स्थिति किस तरीके से रही? सर भगवान धन्वंतरि को नमन। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी और मेरे मित्रों। आयुर्वेद में जाना एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद भारत का बहुत प्राचीनतम विद्या है। पहले मैं शुरू करूँगा मेरे जीवनचर्या में। मेरे 1 से 10वीं तक तो मैं गांव बरबोदी में पढ़ा। 10वीं के बाद पढ़ने की इच्छा हुई कि मैं बायोलॉजी लेके डॉक्टर बनूँ। मैंने एडमिशन लिया कॉलोनी सीनियर स्कूल में, पर जाने और आने के लिए सबसे बड़ी दुविधा थी हमारे गांव में नदी, क्योंकि नदी पार करके जाना, नाव की व्यवस्था, नदी कभी फुल रहती कभी ओवरफ्लो हो जाती, नाव से आना जाना रहता। तो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे सामने कि नाव को, नदी को पार कैसे किया जाए। नाव से बैठ के वहाँ जाते, फिर स्कूल में हम लेट हो जाते। वहाँ स्कूल में गुरु जी हमेशा ये कहते हैं बच्चे अगर आपको शिक्षा प्राप्त करनी है तो समय पर उपलब्ध स्कूल आना ही पड़ेगा। तो मैं वहाँ मैनेज नहीं कर पाया। मैंने सीनियर स्कूल ठाकरा में आर्ट्स में एडमिशन लिया। वहाँ भी समस्या ये ही, आने जाने की व्यवस्था, आर्थिक स्थिति इतनी पुअर थी कि चप्पल नहीं मिल रहे थे। कभी बिना चप्पल के हम स्कूल जाते थे। और सिद्धनाथ दादा की कृपा से वहाँ पर मैंने 12वीं में प्रथम श्रेणी और क्लास में टॉप रह के मैंने उत्तीर्ण किया। इसके बाद मैं BA एडमिशन लिया डूंगरपुर में। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल करने के बाद मेरा रुझान टीचर बनने का था, पर वहाँ मेरे गांव में एक मोहन जी सेवक जो आयुर्वेदिक कंपाउंडर थे, उन्होंने मेरे को सलाह दी कि तू अच्छा पढ़ने में, तेरी इच्छा लोगों को चिकित्सा सेवा करने की है तो तू उसमें जा। तो मैंने सोचा चलो डॉक्टर साहब ने कहा है तो उनका आदेश की पालना की जाए। मैंने जोधपुर में कनीराम सालग्राम टाक से डिप्लोमा कोर्स के लिए फॉर्म भरा। पहली बार मेरा हो गया चयन। मैं वहाँ गया, वहाँ की स्थितियाँ देखते हुए मेरे को यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, पर मेरा रुझान लोगों की सेवा करने की था, क्योंकि सेवा ही परम धर्म है। क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा। तो चिकित्सा क्षेत्र में जैसे ही मैं आया, वहाँ मैंने 3 साल कोर्स किया, वापस मैं मेरे गाँव की आया। तो 2008 में मैंने पहली बार फॉर्म दिया। उसमें मेरा सिलेक्शन पास के गाँव 8 किलोमीटर दूरी पे ओबरी में हुआ। ओबरी में रह के मैंने 2008 से लगाकर 2013 तक मैं ओबरी में रहा। 2013 से 2015 तक मैंने आंतरी में PSC में काम किया। फिर मेरा परमानेंट पोस्टिंग हुआ 2015 में राजसमंद में। वहाँ दाड़ियों में लोगों के साथ रहना, मिलना जुलना, वहाँ भी मैंने चिकित्सा का क्षेत्र का काम किया। जैसे ही मैंने वहाँ पे रहा, मेरे को लोगों का प्रेम जीता मैंने वहाँ। तो लोगों की दवाई की, पर गांव लोगों की इच्छा थी कि मैं वापस गांव में ट्रांसफ़र करवाऊँ। फिर मैंने ट्रांसफ़र के लिए अर्जी लगाई और वापस 2018 से बरबोदिया में अनवरत हूँ। कि आपकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी,
जो पहले हर किसी की यह स्थिति थी गांव में। और सब जब आपने सर जोधपुर में प्रशिक्षण के दौरान थी, आपकी ट्रेनिंग थी, तब आपने किन परिस्थितियों का सामना किया था? पहली बार घर से बाहर निकला तो एक बार तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना है। जैसे मैं जोधपुर में रहा, मेरे वहाँ 2-3 मित्र मिले, फिर वहाँ हमारे सबकी आर्थिक स्थिति खराब थी। हमने सोचा कुछ पार्ट टाइम में कुछ काम किया जाए, तो मैंने वहाँ पर ट्यूशन क्लासेस ली, पार्ट टाइम में हॉस्पिटल ज्वाइन किया। तो जैसे तैसे करके 2-3 हज़ार रुपये वहाँ कमा लेते थे, तो उससे हमारा गुजारा भत्ता निकल जाता है, यानी घर वालों पे आर्थिक भार नहीं पड़े। गांव और कस्बों में जो रोजाना की जो बीमारियां रहती हैं, वो किन बीमारियों से जूझते हैं लोग और इनके लिए क्या उपाय हैं? गांव के लोगों को फायदा ये मिलता है कि वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध खाना, और वहाँ की दिनचर्या बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि रातों को जल्दी सो जाते हैं लोग, सुबह जल्दी उठते हैं, मॉर्निंग वॉकिंग के लिए आते हैं। अपनी दैनिक स्वस्थ दिनचर्या मैं आपको बताना चाहूँगा। दैनिक स्वस्थ दिनचर्या में आपको फायदा ये मिलेगा कि आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको शौच वगैरह से निवृत्त होना है, 7 से 8 किलोमीटर आपको मॉर्निंग वॉकिंग करना है। फिर व्यायाम के रूप में आप सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट रहता है, वो करना चाहिए। सिटी में क्या होता है कि फास्ट फूड खाते हैं लोग, उनकी सुबह लेट उठते हैं, यानी कि उनकी जो दिनचर्या है वो सही नहीं रहती है, तो मानसिक तनाव रहता है। तनाव से डिप्रेशन में लेके वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है उनका। सर हर मौसम में कुछ ना कुछ बीमारियां रहती हैं, जैसे कि गर्मी शुरू हो गई है अभी, तो इसमें डिहाइड्रेशन होता है, बरसात के दिनों में सर्दी जुकाम एक आम बात हो जाता है, और ठंड के दिनों में नॉर्मल बुखार हो जाता है। तो आप ऐसे नुस्खे बताएं सर, जिसे हम घर पर भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बारिश के बारे में बताना चाहूँगा। बारिश में सबसे होता है कि आप जब सोते हो तो आपको जालीदार जो छत होती है उसमें रहना है, पैक रहना है, आपको मच्छरों से बचना है, और पानी को आप गर्म करके पीना है, क्योंकि बरसात के दिन जो नया पानी आएगा वो और पुराना पानी मिल जाता है तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो उससे आपको डायरिया है, पेट दर्द है, सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी आपको लग सकती है। तो सबसे आपका ध्यान रखना पानी का, उसको पानी को आप गर्म करके पिए, और जहाँ तक हो सके आपको दिनचर्या में आपको तेलगट मिर्च मसाले वगैरह नहीं खाना, पाचन क्रिया आपका दुरुस्त रहे उस ढंग से आपको खाना है। फिर आई ठंड के मौसम में, तो ठंड के मौसम में आपको परमानेंट हमारे पास अमृत आदि काढ़ा होता है, भोजी आदि काढ़ा होता है, उससे शुरुआत करें। आपको हो सके तो प्रज्ञा भी आप पी सकते हो। और आपको हल्दी, घरेलू चीज़ों में आपको हल्दी सबसे बेस्ट रहता है, उसके आपको गरारे करने हैं। आपको सफ़ेद चीज़ों में नमक है, शक्कर है, उनसे दूरी बनानी है। और जो वस्त्र पहने हैं आपको, वो ठंड से बचने वाले को वस्त्र पहनने हैं। और हो सके तो आपको व्यायाम, नित्य आपको व्यायाम करना चाहिए जिससे आपकी दुरुस्त हो। और गर्मी के दिनों में आपको गर्मी से बचना है, उसके लिए आप धूप के चश्मे पहनने हैं आपको, और सर को ढक के रखना है, हल्का भोजन लेना है। खाने में आपको ये मूंग की दाल लेनी है, आपको तरबूज खाने हैं, मौसमी फल खाने हैं, जैसे उसमें मौसमी फल में आपको संतरा है, मौसम्बी है, उसके जूस लेने हैं। और आपको सबसे अच्छी आपको गांव में अवेलेबल हो जाती है आम का पानी, जो आप बनाते हैं, केरी का पाना कहते हैं उसको आपको लेना चाहिए। और बाहर निकलें तब आपको आपके जेब में प्याज रखना है, वो आपको लू से बचाव से कर सकता है। आपको निकलने से पहले हमको कम से कम ठंडा मिश्र युक्त पानी पीना है आपको। और छाछ सबसे अच्छा बेस्ट रहता है, आपको छाछ है, दोपहर में आपको तरोताज़ा स्वच्छ छाछ लेनी है आपको। पता है कि गर्मियों के दिनों में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जब भी हम निकले, या तो नींबू जूस ले ले, लेमन जूस जिसको हम कहते हैं, और एक छाछ ले ले, और हमेशा अपने साथ एक प्याज रखे जिससे लू पूरी वो सोख लेता है। सर आज के इस शो में हम और आगे बढ़ते हैं। सर आजकल लोग जो भी हैं वो इम्यूनिटी की बात करते हैं, क्या ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिससे हम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं? एक तो आजकल आपको थोड़ा मैं टॉपिक से परे होऊंगा, आप एक मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करने लग गए हैं, तो रात को आप जितना जल्दी सोएंगे उतना आप जल्दी उठेंगे, क्योंकि आपको 8 घंटा नींद आयुर्वेद के 3 स्तंभ में है, उप स्तंभ मानते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। उसमें निद्रा को आपको विशेष ध्यान रखना, जल्दी सोए, जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, फिर हल्का व्यायाम, दिनचर्या सही, मॉर्निंग वॉकिंग, ये जरूरी है। उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा।
तो ही आपके इस दिन की शुरुआत अच्छी होगी। क्योंकि दिन की शुरुआत अगर आप तरोताज़ा रहोगे, आपको शुद्ध ऑक्सीजन देगी, आपके शरीर में नर्वस सिस्टम का रोटेशन बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको डेली रूटीन सही रखनी है। सर एक छोटे को बच्चे को भी देखते हैं तो उसको खिलाने के लिए भी माताएं जो रहती है उनको मोबाइल दे देती है, तो सर इसके बारे में आपका क्या विचार है? मोबाइल तो देना ही नहीं चाहिए, निदानम परिवर्जनम, क्योंकि उस कारण है मोबाइल, उससे आपको दूर रहना। क्योंकि मोबाइल के उसके क्या है, आपको आई साइट कमज़ोर हो जाएगी, उसका जो ध्यान है वो खाने में रहेगा। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि आप जैसे खाने में आपने जैसे गायत्री मंत्र पढ़े, आपने मन में उसका गुनगुनाया, तो आपका जो खाने का अन्न खा रहे हो उसका मन भी आपको आध्यात्मिक शक्ति देगा, क्योंकि उसका डाइजेशन सिस्टम सही होगा। और इम्यूनिटी की बात करेंगे अपने, तो उसमें आंवला त्रिफला चूर्ण है सबसे बेस्ट रहता है। च्यवनप्राश, जो डेली आपको च्यवनप्राश लेना है। और इम्यूनिटी बूस्टर में अश्वगंधा है, शतावरी है, अष्टवर्ग है, उसका विशेष ध्यान रखना आपको खाने में। सर आप खुद अपने लिए क्या दिनचर्या करते हैं और आप अपने जीवन में योग और प्राणायाम को कितना महत्व देते हैं? मैं खुद रात को जल्दी सो जाता हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ। शौच नहाने के बाद मॉर्निंग वॉकिंग, प्रभात फेरी में चलते हैं, उसमें भजन संध्या रहती है। क्योंकि आध्यात्मिक अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, भगवान के पास जाने का मुख्य साधन है आध्यात्मिक ज्ञान, वो जरूर है। इसके बाद आपकी दिनचर्या में हल्का भोजन है। सुबह के भोजन में आप हमेशा दही लें, दोपहर में छाछ लें और रात्रि को दूध के साथ अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी चूर्ण आप निश्चित लें, तो आपको फायदा करेगी। दूसरी बात है आपका खाने की जो दिनचर्या है, उसमें आपको अपने खाने के 4 पार्ट है, उसमें 3 पार्ट खाना और चौथा भाग जल के लिए आप रहेंगे, तो आपका डाइजेशन सिस्टम सही होगा। संघर्ष किया जीवन में और बहुत प्रयास किया। सर आयुर्वेद के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद बहुत बड़ा शब्द है, उसको मैं द आयुर्वेद कहूँगा। क्योंकि भारत की जो प्राचीन पद्धति में 5000 वर्षों पूर्व से ही आयुर्वेद का ज्ञान है। क्योंकि आयु का मतलब 2 भाग में होगा, आयु और वेद। आयु का मतलब है जीवन और वेद का मतलब है ज्ञान, कि आपको जीवन जीने का ज्ञान किस ढंग का है, वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद की जो अपने प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशनम। तो पहला होगा स्वास्थ्य, व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए कि आपका स्वास्थ्य कैसे सुदृढ़ रहे। फिर होगा आतुरस्य विकार प्रशनम, अगर आप बीमार होंगे तो आपको बीमार को ठीक कैसे किया जाए। यानी कि ये एडवांस पद्धति मानता मैं उसको, कि आप ऐसा जीवन शैली अपनाएं कि आप बीमार पड़े ही नहीं। क्योंकि ऋषि मुनियों ने वो 200-300 वर्ष जीवन जीते थे। उसका कारण क्या था कि उनका जो दिनचर्या थी वो बहुत संयमित जीवन था उनका। इसलिए आयुर्वेद का मैं मानूंगा, क्योंकि आयुर्वेद में 3 चीज़ है कि आयुर्वेद के एक तो वात पित्त कफ, इसमें मैं श्लोक के माध्यम से बताना चाहूँगा। सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। सब दोष हमारे शरीर में वात पित्त कफ, उनका दोषावस्था में होना, उनका सम अवस्था में होना। अग्नि का मतलब होता है जठराग्नि, यानी कि आपकी खाने की जो पाचन क्रिया उसका दूरस्थ होना चाहिए। धातु है, सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। फिर है मल, पुरुष मल और श्वेत, 3 चीज़ें होती है। फिर है मन, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, क्योंकि तन प्रसन्न रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो तन प्रसन्न रहेगा, और तन और मन दोनों प्रसन्न रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो पहला हो गया आपका दोष सही होना चाहिए, सप्त धातु सही होनी चाहिए, आपके जठराग्नि सही होनी चाहिए, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। ये स्वस्थ व्रत की परिभाषा है। उसमें अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। सर आपके जीवन में बहुत ही संघर्ष रहा, तो आप आज भी किसी ऐसी चीज़ से सीख ली है क्या आपने कि जो जीवन में संघर्ष रहा और आज भी उसी बात से आप सीख रहे हैं, ऐसा कुछ? कहूँगा कि चैलेंज, क्योंकि कोई चीज़ में आपका पास चैलेंज है तो आपको उस निखरोगे। क्योंकि आपके जीवन में संघर्ष तो आपको सीखना से ही उससे कुछ सीख पाओगे। क्योंकि आपने आपके जीवन में उतना काम नहीं किया होगा जो किसी का अनुभव से काम करते हैं। लोग क्या करते हैं कि किसी का अनुभव लेके
खुद के प्रयास से और दिव्य जो ब्रह्म शक्ति से काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए आपके पास तैयारी कितना है वो इम्पोर्टेंट है, आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास बिग अचीवमेंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। सर, हमने ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक कोटेशन बोला था कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो जब हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि हम सागरमल जी का अपने पॉडकास्ट लेने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने आपकी तारीफ में कुछ बातें कही थी कि उन्होंने मुझे बताया था कि आपने जो कोविड काल में लोगों की सेवाएं की थी और आपके आसपास के क्षेत्र और आपका जो भी सर्विस एरिया है और आपके गांव में और आपके समाज के लोगों के लिए आपने बहुत ही प्रयास किया था। तो उसके बारे में सर अपने विचार कीजिए कि आपने, क्योंकि तब तो ये समय था कि अगर पिता हॉस्पिटल में एडमिट है तो बेटा मिलने से या उसके पास जाने से डरता था, अगर बेटा है तो पिता डरता था, माता है तो भी उसका पति भी एक बार डरता था। तो आपने इस कठिन समय में किस मतलब क्या सोच के लोगों की सेवा की और उनके जो भी उनका स्वास्थ्य के लिए आपने अच्छे प्रयास किए सर? कोविड काल में सबसे बड़ी बात होती है कि ईश्वर कृपा, क्योंकि कोविड जो आया कोरोना, उसमें जो बीमारी थी बताई है वो सीधे लंग्स को इफेक्ट करती थी। क्योंकि आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे तो आपको बीमारी अटैक नहीं करी थी। तो मैं मेरे अपने आप में मैं तटस्थ था कि मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को अपने आप पे विश्वास था, भगवान पे विश्वास था, मेरे परिवार का लोगों का ध्यान मेरी तरफ था, उनका आस्था और प्रेम और लोगों का विश्वास ही मेरे को जीत के कोरोना से बाहर निकाला लोगों को। तो उसमें क्या करता था कि मैंने लोगों को दिनचर्या बताता, उधर लोगों को काढ़ा पिलाता, जो हमारे यहाँ अमृतादि काढ़ा बनता है, लोगों को अमृतादि काढ़ा पिलाया। उनके डेली रूटीन में उनको मैं योग है, प्राणायाम है, भस्त्रिका है, जो लंग से संबंधित मजबूत करने की जो दिनचर्या थी, जो व्यायाम थे, उनको मैंने लोगों को बताया। तो लोगों की ये थी कि सागर भाई के पास दवाई करवाई हम ठीक हो जाएंगे। तो लोगों के मन में जो विश्वास है, अटूट विश्वास, वो उसका फायदा मेरे को मिला। बाकी जो कृपा है तो वो तो ईश्वर कृपा ही मानेंगे, क्योंकि लोगों ने ये चाहा कि सागर भाई दवाई करेंगे हम ठीक हो जाएंगे। तो मैं कुछ दे नहीं रहा था, मैं तो उनको सिर्फ मोटिवेशन कर रहा था। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि 2 प्रकार की बीमारी होती थी, एक शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी। एक तो शरीर से संबंधित, एक मानसिक बीमारी। यहाँ जो कोरोना था वो शारीरिक संबंधित तो लंग से इफेक्टेड थी, और मानसिक रूप से जो लोग अपने आप में तैयार होते थे कि हमको कुछ नहीं होगा, तो उनको लोगों को फायदा हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी फायदा ये हुआ कि हमारे क्षेत्र में 20 किलोमीटर रेडियस में एक भी किसी को देहावसान नहीं हुआ। वो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। और भगवान ने मेरे को इसमें फायदा तुरंत ये दिया कि मेरे फादर को भी कोरोना हुआ, तो उनको 8 दिन में मैंने बिना किसी दवाई के सिर्फ आयुर्वेद का दवाई करके उनको ठीक किया। ये है आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद में मैंने पहले बता दिया है कि स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा कैसे की जाए, और बीमार हो गया तो उसकी ढंग से उसका जीवनचर्या व्यतीत करनी है, उसमें बताया गया है। तो आप अगर घर में, मैं मान रहा हूँ कि अपने घर में जैसे छोटी सी है हल्दी के गरारा करो, हल्दी का सेवन करो, आंवला का सेवन करो। इम्यूनिटी बूस्टर में अपने तुलसी आती है, आयुर्वेद की जननी माना है तुलसी को। सुबह आप नित्य उठे ब्रह्म मुहूर्त में सब दिनचर्या करके आपको तुलसी के 5 पत्ते खाने, उसको निकल जाना है, क्योंकि नहीं तो उसमें पारा होता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद आप जल ले लें, और दैनिक दिनचर्या में आपको सूर्य नमस्कार जरूर करना है, और हो सके तो आधा घंटा मेडिटेशन करना है। क्योंकि मेडिटेशन में उतनी ताकत है, बाकी चीज़ें नहीं मिलेगी। वो अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है, और वो ये ब्रह्म ज्ञान देता है सीधा, कि आप अपने आप में किसी भी चैलेंज को स्वीकार करने में आपको शक्ति मिलती है। ये सबसे बड़ी बात होती है। कोविड में तो सर यही था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और जिस व्यक्ति ने आत्मविश्वास रखा तो वो हॉस्पिटल से वो घर पे आ गया और उसे कुछ नहीं हुआ। सर आपका ये योगदान सच में सराहनीय है, क्योंकि जब लोग डरे हुए थे तो तब आपने एक उम्मीद का एक दीपक जलाया, और सर आपने इस शो में अपना कीमती समय दिया। हम सभी लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग प्राणायाम के लिए आपने मार्गदर्शन दिया, और इस शो में आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।